था? सबसे अच्छा इसमें सबसे अच्छी ये बात थी कि पाकिस्तान में जाके हमने घुस के मारा। हाँ, 5 में से नंबर दे दो। 5 में 10 नंबर। हट के फाइट दिखाई है, हट के सारी चीजें दिखाई हैं। सर पठान जैसी फिल्म, मतलब पठान अच्छी थी इसके मुकाबले? बीजेपी गवर्नमेंट आई है जी, तब से जो है पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं टेररिज्म को लेकर, लेकिन नहीं, कुछ टेररिस्टों ने जो है उन्होंने ये बोला था कि हिंदुस्तानी काफिर होते हैं। हाँ। लेकिन इस मूवी में इन्होंने ऐसे शो करा है कि हिंदू काफिर होते हैं। मस्त मजा आ रहा है, फिल्म में जबरदस्त यार, एक नंबर काम करते हो। पाकिस्तान की लेनी कर दी, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और रहेगा। ये देखना वाकई बहुत हैरत अंगेज है कि कैसे एक ही फिल्म को लेकर, मतलब दो लोगों के बीच इतना भयंकर ध्रुवीकरण हो सकता है। बिल्कुल, एकदम विपरीत प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। हाँ, एक तरफ एक आदमी है जो इतना ज्यादा उत्साहित है कि वो अपने पूरे खानदान के लिए 42 टिकटें खरीद लेता है। 42 टिकटें, बाप रे। हाँ, 42, और वो सिनेमा हॉल के बाहर चीख चीख कर इसे देश की सबसे बड़ी जीत बता रहा है। और वहीं उसके ठीक बगल वाली सीट पर बैठा दूसरा इंसान बाहर आता है और इसे 600 करोड़ रुपए का खोखला और खतरनाक राजनीतिक प्रोपेगेंडा कहकर पूरी तरह से खारिज कर देता है। मतलब एक ही स्क्रीन और दो बिल्कुल अलग सच। एग्जैक्टली। तो आज के इस नए गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज हम उसी फिल्म की चीरफाड़ करने वाले हैं जिसने पूरे देश के सिनेमा घरों से लेकर मतलब फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स तक में हंगामा मचा रखा है। जी हाँ, धुरंधर 2 द रिवेंज। और दिलचस्प बात ये है कि इस भारी राजनीतिक और सामाजिक हंगामे के शोर में ना फिल्म की असल सिनेमाई कला और उसकी जो कहानी की गहराई है वो कहीं दब सी गई है। एकदम सही कहा आपने। लोग स्क्रीन पर वो नहीं देख रहे हैं जो दिखाया जा रहा है, बल्कि वो देख रहे हैं जो भी खुद देखना चाहते हैं। हाँ, और वो अपना खुद का सच उसमें ढूंढ रहे हैं। हाँ, और इसीलिए आज इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पास दो बहुत ही अलग तरह के नजरिए हैं। एक तरफ तो सिनेमा घरों के बाहर से आ रही जनता की सीधी बेबाक और तीखी आवाजें हैं, उनका पब्लिक रिव्यू है जो कि काफी इंटेंस है, बहुत इंटेंस है। और दूसरी तरफ पीजे एक्सप्लेन्स यूट्यूब चैनल का वो शानदार और गहरा एनालिसिस है जो कहानी, उसके किरदारों के मनोविज्ञान और कैमरे के पीछे के असली खेल को बहुत बारीकी से समझाता है। और इसमें स्पॉयलर्स भी शामिल होंगे। हाँ, बिल्कुल, स्पॉयलर्स तो होंगे ही। तो इन दोनों को मिलाकर आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि देशभक्ति, प्रोपेगेंडा और कला के बीच की ये धुंधली रेखा आखिर कहाँ जाकर मिलती है। लेकिन इस गहराई में उतरने से पहले ना एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत आवश्यक है, प्लीज बताइए। देखिए, जब हम ऐसी फिल्म पर बात करते हैं जो आज की राजनीति, इतिहास और समाज की नसों को छेड़ती है, तो चीजें बहुत जल्दी संवेदनशील हो जाती हैं। एकदम। आज की इस चर्चा में वामपंथी विचारधारा, दक्षिणपंथी राजनीति, वर्तमान सरकार के फैसले या सांप्रदायिक मुद्दों का जो भी जिक्र आएगा वो सिर्फ और सिर्फ उस सामग्री का हिस्सा है जिसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल, हम बस स्रोतों में दी गई बातों को सामने रख रहे हैं। सही बात है। हम दोनों वक्ता यहाँ किसी भी राजनीतिक दल, सरकार या धार्मिक विचारधारा को सही या गलत ठहराने नहीं बैठे, ना ही हम किसी का समर्थन कर रहे हैं। हमारा काम केवल एक निष्पक्ष आईना दिखाना है ताकि लोग खुद तथ्यों को परख सकें। एग्जैक्टली, ताकि लोग ये तय कर सकें कि पर्दे पर क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। और ये निष्पक्षता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब सिनेमा समाज का आईना बनता है ना, तो उसमें दिखने वाली तस्वीर हमेशा आरामदायक नहीं होती। तो चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। अगर हम सिनेमा घरों के बाहर खड़े होकर लोगों के रिएक्शन पर गौर करें तो ये किसी फिल्म का रिव्यू कम और किसी चुनावी रैली का माहौल ज्यादा लगता है। हाँ, वो नारेबाजी और वो जो शोर है। वो 42 टिकटों वाला उदाहरण ही ले लीजिए। मतलब 42 लोग, मुझे को 4 दोस्तों को एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए राजी करने में पसीने छूट जाते हैं, और यहाँ एक शख्स पूरे खानदान को लेकर एक इवेंट की तरह फिल्म देखने पहुँच गया है और उसका उत्साह तो 7वें आसमान पर था। बिल्कुल, वो कैमरे पे गर्व से कह रहा है कि फिल्म में, मैं कोट कर रहा हूँ, पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी गई है। और ये फिल्म इस बात का पक्का सबूत है कि 2014 के बाद देश में सब कुछ बदल गया है, हम विश्व गुरु बन चुके हैं। रणवीर सिंह के एक्शन से लेकर उनकी एक्टिंग तक हर चीज को विशुद्ध देशभक्ति का प्रतीक माना जा रहा है। हाँ, तो ये उत्साह सिर्फ एक एक्शन फिल्म देखने की खुशी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह के सामूहिक जज्बात का प्रकटीकरण है। एक बड़े वर्ग को लग रहा है कि उनके मन की दबी हुई बात या उनका जो गुस्सा है वो इस फिल्म के जरिए बड़े पर्दे पर कह दिया गया है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है जो उतना ही आक्रामक है। हाँ, वो क्रिटिसिज्म वाला हिस्सा। दूसरी तरफ ऐसे भी दर्शक हैं जो फिल्म को बीच में ही नकार रहे हैं। वे साफ साफ कह रहे हैं कि ये कोई मास्टरपीस नहीं है, बल्कि 600 करोड़ के बजट से बना हुआ एक सोचा समझा राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। और उनकी आपत्तियां काफी स्पेसिफिक है। उनकी सबसे बड़ी आपत्ति इस बात पर है कि फिल्म में डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी को सही ठहराने की और उसे एक मास्टर स्ट्रोक बताने की कोशिश की गई है, जबकि आलोचकों के नजरिए से नोटबंदी आम इंसान के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर और काफी दर्दनाक अनुभव था। हाँ, और बात सिर्फ नोटबंदी तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। फिल्म की कहानी में जिस 60,000 करोड़ रुपए के हवाले वाले प्लॉट को आधार बनाया गया है उस पर भी कड़े सवाल उठाए गए हैं। क्या सवाल है वो? यही कि असल जिंदगी में इसका कोई आधिकारिक या दस्तावेजी सबूत मौजूद ही नहीं है।
आलोचकों का कहना है कि इसे सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने के लिए गढ़ा गया है। ओहो, मतलब पूरी कहानी ही एक एजेंडे पर आधारित लग रही है उन्हें। हाँ, और कंधार हाईजैक वाले हिस्से को लेकर भी एक बहुत गंभीर आरोप लगा है कि फिल्म जानबूझकर कम्युनल हेट्रेड यानी सांप्रदायिक नफरत फैलाने का काम कर रही है। मुझे तो ये पूरी स्थिति एक रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट की तरह लग रही है। वो मनोवैज्ञानिक टेस्ट? हाँ, अब जानते हैं ना वो टेस्ट जहाँ कागज पर सिर्फ कुछ स्याही के काले धब्बे होते हैं। हाँ, जहाँ हर इंसान को उन धब्बों में अपनी ही सोच या अपना ही डर दिखाई देता है। बिल्कुल, ये फिल्म भी वैसी बन गई है। फिल्म बस पर्दे पर चल रही है, लेकिन लोग उसमें वही देख रहे हैं जो उनकी अपनी राजनीतिक या सामाजिक विचारधारा है। जो इस विचारधारा के समर्थन में है, उन्हें ये फिल्म अपनी निजी जीत लग रही है, और जो आलोचक हैं, उन्हें ये खतरनाक राजनीतिक हथियार नजर आ रहा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि जब सिनेमा में वर्तमान राजनीति और इतिहास का मिश्रण होता है ना, तो कला और असलियत के बीच की रेखा जानबूझकर धुंधली कर दी जाती है। कैसे? मतलब दर्शक तो जानते हैं कि वो फिल्म देख रहे हैं। जानते हैं, लेकिन थिएटर के अंधेरे में वो ये भूल जाते हैं कि वे एक फिक्शन, एक काल्पनिक कहानी देख रहे हैं। जब स्क्रीन पर वे मुद्दे दिखते हैं जिन्हें लोग रोजमर्रा की खबरों या व्हाट्सएप पर पढ़ते हैं, तो उनके दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव हो जाता है जो लॉजिक से नहीं बल्कि आइडेंटिटी और मान्यताओं से जुड़ा होता है। अच्छा, इसलिए रिएक्शन इतने चरम पर होते हैं। एग्जैक्टली। खैर, ये तो बात हुई जनता के उस भारी हंगामे और ध्रुवीकरण की। लेकिन अगर हम इस राजनीतिक शोरगुल से थोड़ा पीछे हटें और फिल्म की मेकिंग, उसके क्राफ्ट पर ध्यान दें, तो तस्वीर एकदम अलग नजर आती है। हाँ, यहाँ पीजे एक्सप्लेन का एनालिसिस बहुत काम आता है। बिल्कुल, उस एनालिसिस ने एक बहुत ही अलग पहलू पर रोशनी डाली है। उनके मुताबिक निर्देशक आदित्य धर ने जिस तरह से इस फिल्म को बनाया है, उसमें एक अजीब सी ऑनेस्टी और बोल्डनेस है। वो बिना किसी कूटनीति के अपनी बात कह रहे हैं। हाँ, वे बिना पॉलिटिकल करेक्टनेस की परवाह किए अपनी कहानी कह रहे हैं। और इसी संदर्भ में ना, एनालिसिस में एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट सामने आता है, डिपिक्शन वर्सेस एंडोर्समेंट। डिपिक्शन वर्सेस एंडोर्समेंट, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। इसे समझाने के लिए हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन का एक सटीक उदाहरण दिया गया है। दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ा मेंटल मॉडल हो सकता है। कैसे काम करता है ये मॉडल? देखिए, अगली बार जब कोई भी दर्शक कोई फिल्म देखे, तो उसे खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या पर्दे पर जो दिख रहा है वो सिर्फ एक डिपिक्शन है या एंडोर्समेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। तो डिपिक्शन का मतलब है किसी चीज को सिर्फ दिखाना, उसका यथार्थ चित्रण करना, और एंडोर्समेंट का मतलब है उस चीज का समर्थन करना या उसे बढ़ावा देना। मतलब दिखाना और समर्थन करना दो अलग बातें हैं। बिल्कुल। अगर कोई फिल्म मेकर अपनी कहानी में किसी समुदाय के एक छोटे से हिस्से को हिंसक या गलत तरीके से व्यवहार करते हुए दिखाता है, तो वो बस अपनी कहानी की मांग के अनुसार एक चित्रण यानी डिपिक्शन कर रहा है। राइट। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो पूरे समुदाय पर कोई ठप्पा लगा रहा है या दर्शकों से कह रहा है कि आप भी इस हिंसा का समर्थन करें। तो आदित्य धर ने भी अपनी कहानी में जो दिखाया है वो उनके किरदारों का सच है, पूरे समाज का नहीं। एग्जैक्टली। मैं आपकी और उस एनालिसिस की बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगा। अच्छा, क्यों? क्या ये बहुत आसान बहाना नहीं है? मतलब आप 600 करोड़ रुपए की एक भारी भरकम फिल्म बना रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में सिनेमा का असर सीधा लोगों के जज्बातों पर होता है। ये बात तो है। तो क्या सिर्फ ये कहकर के मैं तो एक ईमानदार कलाकार हूँ और मैंने सिर्फ डिपिक्शन किया है, कोई फिल्म मेकर समाज में पैदा होने वाले तनाव या विवाद से अपना पल्ला झाड़ सकता है? क्या एक कलाकार की समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और फिल्म क्रिटिसिज्म की दुनिया में ये बहस हमेशा से रही है। हाँ, ये बहुत पुरानी डिबेट है। लेकिन अगर हम कला के मूल उद्देश्य की तरफ लौटें, तो क्या कला का काम समाज को सिर्फ सुरक्षित महसूस कराना है? शायद नहीं। इसी बात को पुष्टा करने के लिए उस एनालिसिस में निर्देशक अनुराग कश्यप के एक पॉडकास्ट का संदर्भ दिया गया है। उसमें समझाया गया है कि पैशनेट और ईमानदार फिल्म मेकिंग का मतलब ही यही है कि अपनी आवाज को बिना डरे सामने रखा जाए। मतलब फिल्टर नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल। कला का प्राथमिक उद्देश्य दर्शकों को खुश करना नहीं है, बल्कि कलाकार के अपने सच को बिना किसी फिल्टर के पर्दे पर उतारना है। अगर डायरेक्टर समाज की प्रतिक्रियाओं से डरकर अपनी ही कहानी को सेंसर करने लगेगा, तो वो कभी सच्ची कला नहीं बना पाएगा। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि डायरेक्टर अपनी कहानी के प्रति पूरी तरह से ईमानदार है, और दिलचस्प बात यह है कि वो सच्चाई सिर्फ कहानी में नहीं बल्कि फिल्म के लुक और विजुअल्स में भी साफ नजर आती है। हाँ, उसका जो एस्थेटिक है। अक्सर बॉलीवुड के एक्शन फिल्मों में सब कुछ बहुत ग्लॉसी, चमकदार और परफेक्ट होता है ना। हीरो के बाल खराब नहीं होते हैं। हाँ, स्लो मोशन और हवा चल रही होती है। लेकिन इस फिल्म का यथार्थवाद या कहें रियलिज्म एकदम अलग है। हाँ, क्योंकि डायरेक्टर ने जानबूझकर पूरी फिल्म के फ्रेम में एक ग्रीन टिंट यानी हल्का हरापन और एक मटमैलापन रखा है। वो हरापन काफी नोटिसेबल है। इसके अलावा किरदारों के चेहरों पर मेकअप की जगह असली पसीना, धूल और थकान दिखती है। ये सब असली और खुरदुरी लोकेशंस पर शूट किया गया है, जो इसे बहुत रॉ और कच्चा बनाता है।
लेकिन ये हरापन या मटमैलापन काम कैसे करता है? मतलब मनोवैज्ञानिक तौर पर ये दर्शक को रॉक क्यों लगता है? इसके पीछे रंगों की साइकोलॉजी काम करती है। जब कोई स्क्रीन पर ग्लॉसी या वार्म कलर्स दिखता है तो सब कुछ सुरक्षित और सुंदर लगता है। हाँ, लाइक एक फील गुड वाइब आती है। बिल्कुल, लेकिन जब फ्रेम में ग्रीन टिंट या हरापन डाला जाता है तो हमारे अवचेतन मन को, हमारे सबकॉन्शियस को ये सिग्नल जाता है कि ये दुनिया असुरक्षित है, बीमार है या यहाँ कुछ बहुत गलत होने वाला है। माइंड ब्लोइंग। और असली पसीने और धूल के साथ मिलकर ये दिमाग को ये विश्वास दिला देता है कि ये कोई हीरो की फैंटेसी नहीं है, ये असल जिंदगी का वो कड़वा सच है जहाँ चोट लगने पर असली खून बहता है। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम इस खुरदुरे यथार्थवाद को फिल्म के मुख्य किरदार जसकीरत, जो बाद में हमजा बनता है, उस पर लागू करते हैं, तो देशभक्ति की वो चमकदार तस्वीर पूरी तरह टूट जाती है। हाँ, वो झंडे वाली देशभक्ति नहीं है। बिल्कुल, जो लोग सिनेमा घरों के बाहर झंडे लेकर घूम रहे हैं, ये कहानी वैसी नहीं है। जब हम जसकीरत की बैक स्टोरी में जाते हैं तो पता चलता है कि ये कहानी देश के लिए जान देने के किसी महान या आदर्शवादी सपने से शुरू ही नहीं होती। एकदम सही। ये कहानी यूपी के इलाहाबाद के एक बहुत ही स्याह, दर्दनाक और खौफनाक सच से शुरू होती है। ये अंधी देशभक्ति नहीं बल्कि अंदर तक भरे हुए शुद्ध गुस्से और दर्द की कहानी है। जसकीरत एक ऐसा नौजवान था जो खुद को आर्मी के लिए तैयार कर रहा था। उसके पिता खुद एक आर्मी ऑफिसर रह चुके थे। एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली। हाँ, लेकिन एक मामूली सी जमीन के विवाद में लोकल बाहुबली उन पर कहर बनकर टूटते हैं। जसकीरत के पिता और उसकी बहन को बेरहमी से मार दिया जाता है। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग था। और सबसे बड़ी बात, सिस्टम, पुलिस प्रशासन, कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता। और इतिहास गवाह है कि जब सिस्टम फेल होता है, जब न्याय नहीं मिलता, तो इंसान के अंदर का जानवर जाग उठता है। वाकई रणवीर सिंह का वो नरसंहार, यानी वो जो मां सैकर वाला सीन है, वो इस बात का सबसे खौफनाक उदाहरण है। वो दृश्य मुझे लगता है कि भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे डरावने और इंटेंस सीन्स में से एक है। बिल्कुल। वो कोई कोरियोग्राफ किया हुआ स्लो मोशन वाला स्टाइलिश एक्शन नहीं था। जसकीरत बंदूकों या फैंसी हथियारों से नहीं लड़ता। नहीं, वो तो किसानी वाले औजार उठा लेता है। वो खेती में इस्तेमाल होने वाली हल्की रॉड और एक भारी हथौड़ा लेकर उन बाहुबलियों के घर में घुसता है और पूरे खानदान को खत्म कर देता है। वो दृश्य दर्शकों को अंदर तक इसलिए झकझोर देता है क्योंकि वो सिर्फ एक्शन नहीं था, वो सालों तक दबा हुआ शुद्ध गुस्सा था जो फट पड़ा था। लाइक एक ज्वालामुखी की तरह। एग्जैक्टली। हल और हथौड़ा उन आम लोगों का प्रतीक है जो व्यवस्था से हार चुके हैं। जब एक आम इंसान बदला लेने पर उतरता है तो वो मार्शल आर्ट्स नहीं करता, वो बस सामने वाले को फाड़ देना चाहता है। रणवीर सिंह ने उस जानवर जैसी ऊर्जा को पर्दे पर पूरी तरह से उतार दिया। और यहीं से उसका भारत की खुफिया एजेंसी के साथ जुड़ने का सफर शुरू होता है। एक नया जन्म। हाँ, लेकिन उसका असली मोटिवेशन सुनिए। वो तिरंगे के प्यार में जासूस नहीं बनता। उसका प्राथमिक कारण था अपनी बची हुई दूसरी बहन और माँ को सुरक्षित करना। हाँ, वो सर्वाइवल मोड में था। खुफिया एजेंसी उसे वादा करती है कि अगर वो अपना नाम और पहचान भूलकर पाकिस्तान जाएगा और ये सुसाइड मिशन करेगा तो उसकी माँ को हर महीने 36,000 रुपए का मुआवजा मिलता रहेगा। और ये सिर्फ 36,000 रुपए की बात नहीं थी, ये एक सिस्टम द्वारा दी गई वो गारंटी थी जो एक बेटा अपनी माँ के जीने के लिए चाहता था। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो जसकीरत का अपने देश के साथ जो रिश्ता था वो किसी अरेंज मैरिज की तरह था। इंटरेस्टिंग एनालॉजी है। शुरुआत में कोई प्यार या रोमांस नहीं था, ये एक सौदा था, एक सख्त जरूरत थी, एक समझौता कि तुम मेरे परिवार को भूखा नहीं मरने दोगे, इसके बदले में मैं तुम्हारे दुश्मनों की जान ले लूंगा। हाँ, गिव एंड टेक। लेकिन जैसे एक अरेंज मैरिज में सालों साथ रहते रहते जिम्मेदारियों के बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है, वैसे ही जसकीरत का वो सौदा धीरे धीरे एक जुनून और देशभक्ति के अटूट फर्ज में बदल गया। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये, और ये अजय सान्याल के किरदार के उस स्प्रिंग वाले डायलॉग से भी पूरी तरह मेल खाती है जिसका जिक्र एनालिसिस में किया गया है। वो स्प्रिंग वाला डायलॉग क्या था? फिल्म में अजय सान्याल समझाते हैं कि समाज में एक मर्द का काम सिर्फ 2 चीजें करना है, लड़ना और अपने परिवार के लिए संसाधन जुटाना। मतलब फाइट एंड प्रोवाइड। बिल्कुल। अगर जसकीरत झंडे के लिए नहीं लड़ रहा था तो कम से कम अपने परिवार को प्रोवाइड करने के लिए लड़ रहा था। ये मनोविज्ञान हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक फेल होता हुआ सिस्टम ही कभी कभी अपने सबसे खतरनाक और खूंखार रक्षक पैदा कर देता है। वाकई। अगर उस दिन इलाहाबाद में सिस्टम ने जसकीरत को न्याय दिया होता तो दुनिया को शायद कभी खूंखार हमजा देखने को ही नहीं मिलता। ये बात रोंगटे खड़े कर देती है, लाइक सच में। और इसी टूटे हुए इंसान के हमजा बनने के सफर के साथ कहानी व्यक्तिगत बदले की आग से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय जासूसी और डीप स्टेट के उस काले कुएं में उतर जाती है जहाँ कोई भी अपना नहीं है, सब अजनबी हैं। हाँ, हमजा पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को खामोशी से खत्म कर रहा है। आपने यहाँ एक शब्द इस्तेमाल किया, डीप स्टेट। हाँ, ये जासूसी की दुनिया का सबसे खतरनाक सच है जिसे फिल्म बहुत बेबाकी से दिखाती है। हाँ, और जो लोग इस शब्द से वाकिफ नहीं है उनके लिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूं? प्लीज। डीप स्टेट का मतलब है चुनी हुई सरकार के भीतर ही छुपी हुई एक और अघोषित, समानांतर और ताकतवर सरकार। इसमें कुछ भ्रष्ट सैन्य अधिकारी
खुफिया एजेंसियों के लोग या अमीर सत्ताधारी शामिल होते हैं जो असल में पर्दे के पीछे से सारे फैसले ले रहे होते हैं, जो असली पावर होल्ड करते हैं। बिल्कुल। और फिल्म में आईएसआई और पाकिस्तान के इसी डीप स्टेट के भारी करप्शन को बेनकाब किया गया है। दिखाया गया है कि कैसे ये लोग एक तरफ कट्टर विचारधारा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरी तरफ चंद पैसों के लिए अपने ही देश की सबसे संवेदनशील जानकारी दुश्मनों को बेच देते हैं। और इसी सड़ी हुई व्यवस्था के बीच से निकलता है फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट, जमील जमाली का किरदार। ओहो, जमील जमाली, मतलब क्या लिखा गया इस किरदार को। बाहर से देखने पर वो सिर्फ एक आम राजनेता या सिस्टम का हिस्सा लगता है, लेकिन असल में वो एक कोऑर्डिनेटर है जो पर्दे के पीछे से हमजा की मदद कर रहा है। और उसकी फिलॉसफी बहुत ही डार्क है कि वो दुनिया के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम को मारना नहीं चाहता। नहीं, वो उसे मारता नहीं है, बल्कि उसे एक स्लो डोज देकर हमेशा बीमार और कमजोर रखता है। लाइक एक पैरासाइट। एग्जैक्टली, जैसे कोई परजीवी अपने शिकार को जिंदा रखता है ताकि उसका खून चूस सके। जमाली चाहता है कि अंडरवर्ल्ड का सरगना बिस्तर पर तड़पता रहे ताकि उसका डर भी बना रहे और वो कोई बड़ा काम भी न कर सके। मतलब वो किसी के सगे नहीं है। जमाली किसी देश, किसी धर्म या किसी गैंग के प्रति वफादार नहीं है। वो तो बस ये चाहता है कि सारे गैंगस्टर्स और भ्रष्ट राजनेता आपस में लड़कर खत्म हो जाएं। वो सत्ता के शतरंज का वो खिलाड़ी है जो चाहता है कि बोर्ड के सारे मोहरे एक दूसरे को काट दें ताकि आखिर में सिर्फ वही बचे। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो समझ आता है कि अंतर्राष्ट्रीय जासूसी में कभी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। सब कुछ ग्रे है। हाँ, सब ग्रे है, धुंधला है। जमाली का किरदार ये बहुत अच्छी तरह दिखाता है कि कैसे सत्ता के इस खेल में जो लोग दूसरों को मोहरा समझते हैं, वे असल में खुद वजीर बनने की चाल चल रहे होते हैं। इससे मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। क्या? हमजा को लगता है कि वो भारत के दुश्मनों को मार रहा है, लेकिन जमाली के नजरिए से देखें तो क्या हमजा वहाँ जाकर अनजाने में पाकिस्तान को भी उन दीमकों से मुक्त नहीं कर रहा है जो उस देश को अंदर ही अंदर खोखला कर चुके हैं? ये एक बहुत ही गहरा ऑब्जर्वेशन है और यही तो इस जासूसी की दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है। हाँ, कोई नहीं जानता कि असली फायदा किसका हो रहा है। और इस खूनी मिशन के दौरान ना हमजा की अपनी निजी जिंदगी भी एक भयंकर झूठ की नींव पर टिकी है। उसकी पाकिस्तानी पत्नी यलीना, हमजा ने सालों तक उसे अपनी असली पहचान नहीं बताई। वो एक तरह से अपनी पत्नी के साथ धोखा कर रहा था। धोखा जरूर था, लेकिन जब बात यलीना और उसके बच्चों की जान पर आती है तो हमजा एक पति और एक मर्द के रूप में अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटता। वो उन्हें छोड़कर नहीं भागता। नहीं, उसे बहुत गहराई से ये एहसास है कि उसी के बुने हुए झूठ ने एक बेगुनाह औरत को इस मौत के कुएं में धकेला है। अपनी सच्चाई छुपाना उसका राष्ट्रीय मिशन था, लेकिन अब उस परिवार को बचाना उसका इंसानियत का फर्ज बन चुका है। और इसी फर्ज को निभाने के लिए फिल्म एक ऐसा मोड़ लेती है जो शायद सिनेमा घरों में चीख पुकार और नारेबाजी कर रहे दर्शकों ने भी नहीं सोचा होगा। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। इतनी भारी हिंसा, खून खराबे, हथौड़े और गोलियों की बारिश के बाद फिल्म एकदम शांत हो जाती है। हम चर्चा के सबसे भावुक हिस्से पर पहुंच गए हैं। जी हाँ, फिल्म का क्लाइमैक्स। अपने सारे टारगेट्स पूरे करने के बाद हमजा अपनी पत्नी और बच्चों को सुरक्षित भारत भेजने के लिए खुद को पाकिस्तानी आर्मी के हवाले कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि उनके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। वो अच्छी तरह जानता है कि अगर वो उनके साथ रहा तो वे कभी सुरक्षित या आम जिंदगी नहीं जी पाएंगे। उसका ये बलिदान बहुत खामोश है। और इसके बाद जो होता है, एनालिसिस के मुताबिक वो फिल्म का सबसे खूबसूरत और दर्दनाक हिस्सा है, हमजा की घर वापसी। हमजा का पंजाब वापस लौटना। हाँ, ये लगभग 10 मिनट का एक ऐसा लंबा सीक्वेंस है जिसमें कोई डायलॉग नहीं है, कोई भारी बैकग्राउंड म्यूजिक या धमाका नहीं है, सिर्फ विजुअल्स। हाँ, हमजा पठानकोट स्टेशन पर ट्रेन से उतरता है। उसके लड़खड़ाते कदमों में वो थकान है जो सालों तक किसी और की जिंदगी जीने से आती है। वो एक ऑटो लेता है, अपने पुराने बर्बाद हो चुके घर की दीवारों को देखता है और फिर सालों बाद अपनी माँ के सामने जाकर खड़ा होता है। अक्सर बड़ी एक्शन फिल्मों में डायरेक्टर ये भूल जाते हैं कि लड़ाई खत्म होने के बाद क्या होता है। हाँ, बस विलन को मारा और फिल्म खत्म। लेकिन यहाँ आदित्य धर ने जो खामोशी दी है वो शब्दों से ज्यादा ताकतवर है। ये 10 मिनट दर्शकों को हर उस इंसान के दर्द से जोड़ देते हैं जो सालों तक अपने घर से, अपनी पहचान से दूर रहा। तो इन सब का क्या मतलब है? एक ऐसे फिल्म जिसे 42 टिकटें खरीद कर लोग एक मास एक्शन के तौर पर देखने जा रहे हैं जो सिनेमा घरों में सीटियों का शोर पैदा कर रही है, और उस फिल्म का अंत इतने शांत और आंसुओं से भरे सीन से होता है। ये एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट है। मुझे लगता है कि ये चीख चीख कर बताता है कि ये फिल्म सिर्फ दुश्मनों की गर्दन काटने के बारे में नहीं है। ये आग और बारूद के बीच अपने अंदर के उस छोटे से इंसान को बचाए रखने की जद्दोजहद है जो बस अपने घर लौटना चाहता है। बिल्कुल, आदित्य धर ने एक्शन के शोर के बीच जो ये मानवीय ठहराव दिया है, जिसे हम ह्यूमैनिटी एंड पॉज कह सकते हैं, वही इस फिल्म को बाकी साधारण स्पाई फिल्मों से अलग लाकर खड़ा कर देता है। वाकई कोई भी जासूस लोहे का नहीं बना होता। वर्दी के नीचे और बंदूकों के पीछे एक ऐसा दिल धड़कता है जो हर रात अपनी माँ को याद करता है। तो अगर हम आज के इस पूरे सफर का सार निकालें तो धुरंधर 2 द रिवेंज एक बेहद जटिल कलाकृति है। एक तरफ ये लड़कों, मतलब सड़कों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में राजनीतिक बहस का अखाड़ा बन गई है,
जहां लोग अपने अपने एजेंडे के हिसाब से इसे मास्टरपीस या प्रोपेगेंडा साबित करने में लगे। और दूसरी तरफ सिनेमा और क्राफ्ट की नजर से देखें तो ये एक टूटे हुए लड़के के एक खूंखार जासूस बनने की बेहद ऑनेस्ट और रॉ कहानी है। एक ऐसा सफर जिसकी शुरुआत एक सौदे या लाइक अरेंज मैरिज से हुई थी, लेकिन अंत एक बहुत ही खामोश बलिदान पर हुआ। सही कहा आपने। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक गहरा विचार यहाँ छोड़कर जाना चाहता हूँ। बिल्कुल। हम अक्सर जासूसों की बहादुरी की कस्में खाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। ये बहुत बड़ा त्याग है, लेकिन जसकीरत का दर्द देखकर एक बहुत ही भयानक और अनकहा सवाल मन में उठता है। वो क्या? जब एक इंसान सालों तक किसी और का नाम ओढ़े रहता है, सुबह से शाम तक किसी और के खुदा की इबादत करता है, किसी और के रीति रिवाजों को अपनाता है, एक पूरी तरह से झूठी जिंदगी जीता है, तो जब वो आखिरकार अपने घर वापस लौटता है तो क्या वो शीशे में खुद को पहचान पाता है? ये बहुत डीप है। या जो शख्स इतने सालों बाद उस दरवाजे पर दस्तक देता है, वो अपनी ही माँ के लिए और खुद अपने लिए भी हमेशा के लिए एक अजनबी बन चुका होता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कोई भी खुफिया एजेंसी अपनी फाइलों में दर्ज नहीं करती और जो दर्शकों के जहन में बहुत देर तक गूंजता रहेगा। इसी सवाल के साथ आज का ये गहन विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। इस विषय पर खुद विचार कीजिएगा। और हमारी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ इतनी गहराई तक उतरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द लौटेंगे एक नए विषय और एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए।